वेलकम टू ऑस्कर ऑन पॉइंट, जहां हम ऑस्कर विनिंग और नॉमिनेटेड फिल्मों को गहराई से एक्सप्लेन करते हैं। आज की फिल्म में आप देखेंगे कि प्रकृति कोई रिसोर्स मात्र नहीं है, बल्कि एक जुड़ा हुआ लिविंग सिस्टम है। कॉर्पोरेट लालच और अनकंट्रोल्ड कैपिटलिज्म अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा प्लेनेट तबाह हो जाएगा। इस फिल्म ने न सिर्फ विश्व सिनेमा को पूरी तरह से बदल दिया, बल्कि थिएटर एक्सपीरियंस को भी एक नए लेवल पे पहुंचा दिया। 3D और विजुअल्स की ऐसी क्रांति की कि आज भी हर बड़ी फिल्म इससे ही इंस्पायर्ड होती है। अपनी टेक्निकल ब्रिलियंस और कंटेंट की ताकत से इसने ऑस्कर्स में 9 नॉमिनेशंस हासिल किए, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्टर, और इनमें से 3 ऑस्कर्स अपने नाम किए। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों, और इस एपिक फिल्म की गहराई में उतरते हैं। आज की फिल्म है अवतार। कहानी की शुरुआत होती है साल 2154 से, जहां पे हम जैक सली नाम के एक आदमी को देखते हैं। जैक एक पूर्व यूएस मरीन है जो युद्ध में लड़ते हुए स्पाइनल इंजरी की वजह से पैरालाइज्ड हो चुका है, यानी उसके दोनों पैर अभी काम नहीं करते। दोस्तों, उस समय की एडवांस टेक्नोलॉजी में पूरी रीढ़ की हड्डी तक को बदलना मुमकिन है, लेकिन जैक के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना इलाज करवा सके। फिर आगे हमें पता चलता है कि जैक का एक जुड़वा भाई है टॉम, जो कि एक साइंटिस्ट था और आरडीए नाम की कंपनी के लिए काम करता था, लेकिन अब वो मर चुका है। कुछ गुंडों ने थोड़े से पैसों के लिए उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, आरडीए का फुल फॉर्म होता है रिसोर्सेज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्य काम है पेंडोरा प्लेनेट पे अनोब्टेनियम नाम के एक दुर्लभ मिनरल की माइनिंग करना। इसकी कीमत बहुत से भी ज्यादा है दोस्तों। मूवी में ऐसा बताया गया है कि इसकी कीमत $20 मिलियन प्रति किलो है। ये मिनरल धरती पे चल रही एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 22वीं सदी में धरती के सारे रिसोर्सेज लगभग खत्म हो चुके हैं, और आरडीए का पावर इतना बड़ा है कि वो कई गवर्नमेंट से भी ज्यादा अमीर है और अपनी प्राइवेट मिलिट्री फोर्स रखता है। अब आरडीए के लोग जैक के पास आते हैं और उसे ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। वे कहते हैं कि सिर्फ तुम ही हो जो अपने भाई टॉम की जगह ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारा डीएनए बिल्कुल मैच करता है। बदले में तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। जैक सोचता है कि शायद इसी पैसों से वो अपनी पैरालाइज्ड बॉडी को ठीक करवा लेगा। भले ही वो एक साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि एक ट्रेन सोल्जर है, फिर भी वो पेंडोरा के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, आगे आप खुद समझ जाएंगे कि आरडीए ने आखिरकार जैक को क्यों चुना है। इसके बाद जैक क्रायोस्लीप यानी कि हाइबरनेशन मोड में लगभग 6 साल के लंबे इंटरगैलेक्टिक सफर के बाद आखिरकार पेंडोरा पे पहुंच जाता है, जहां लैंडिंग होते ही वो हैरान रह जाता है। इंसानों ने वहां बहुत बड़ा बेस बनाया होता है जिसका नाम होता है हेल्स गेट। वहां चारों तरफ विशाल रोबोट्स, एमपी सूट्स और भारी भरकम मशीनें माइनिंग कर रही होती है। जो लोग कभी धरती पे सोल्जर्स थे, अब वहां सिर्फ पैसों के लिए आरडीए की सिक्योरिटी फोर्स पे काम कर रहे होते हैं, वो भी जान की परवाह किए बिना। दोस्तों, पेंडोरा की हवा इंसानों के लिए जहरीली है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिससे बिना प्रोटेक्शन के कोई भी व्यक्ति 20 सेकंड में बेहोश हो जाएगा और 4 मिनट के अंदर मौत भी हो सकती है। इसीलिए बाहर निकलते ही हर किसी को स्पेशल ऑक्सीजन मास्क यानी कि एक्सो पैक लगाना पड़ता है, जो हवा को फिल्टर करके साफ ऑक्सीजन देता है। और इसी बेस पे हम पहली बार मिलते हैं कर्नल माइल्स क्वारिज, आरडीए की सिक्योरिटी फोर्स का हेड, जो नए आए सोल्जर्स को एक दमदार स्पीच देता है। इस स्पीच में हमें पेंडोरा के खतरों और नावी लोगों के बारे में पता चलता है। नावी पेंडोरा के मूल निवासी है, लंबे नीले रंग के और प्रकृति से जुड़े हुए। कर्नल कहता है, यहाँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो तुम मारे जाओगे। पेंडोरा की हर एक चीज खतरनाक है, पेड़, हवा, जानवर, सब कुछ तुम्हें मारने पे तुले हैं। जिसके बाद जैक लैब में जाता है, जहाँ बड़े बड़े क्लोन्स रखे हुए होते हैं। दरअसल ये अवतार्स हैं, जो नावी लोगों के डीएनए और ह्यूमन डीएनए से मिला के बनाए गए हैं। इंसान इन अवतार बॉडीज में अपनी कॉन्शियसनेस यानी कि माइंड को ट्रांसफर करके पेंडोरा पे रिसर्च करते हैं और नावी लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश भी करते हैं। इसी को अवतार प्रोग्राम कहा जाता है। मतलब आरडीए का हाईटेक प्रोजेक्ट जो करोड़ों डॉलर्स में बनता है, ताकि इंसान पेंडोरा की जहरीली हवा में बिना मरे घूम सके। वहां जैक को उसके भाई टॉम का अवतार दिखाया जाता है, जो अब जैक का हो गया है, क्योंकि उसका डीएनए बिल्कुल मैच करता है। दोस्तों, अवतार प्रोग्राम चलाती है डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टीन,
ग्रेस एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है। वो पेंडोरा के पेड़ पौधों और नावी लोगों की बहुत अच्छी जानकार है। वो नावी भाषा को बहुत अच्छे से बोलती है और उनके रहन सहन को गहराई से समझती है। सालों से वो नावी के साथ रिसर्च कर रही है, लेकिन ग्रेस को जैक बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सोचती है कि जैक सिर्फ एक सिपाही है, साइंटिस्ट नहीं। उसे टीम में टॉम चाहिए था, जो पढ़ा लिखा साइंटिस्ट था। ग्रेस जैक को देख के गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये सिपाही मेरी टीम में क्या कर रहा है। जिसके बाद ग्रेस आरडीए के बड़े बॉस पार्कर सेल्फ्रीज के पास जाती है। पार्कर पेंडोरा पे सारी माइनिंग का इंचार्ज है। उसका बस एक ही काम है, एनोप्टीनियम निकालो और कंपनी को पैसा कमा के दो। ग्रेस पार्कर से कहती है, मुझे अपनी टीम में सिपाही नहीं साइंटिस्ट चाहिए था। पार्कर हंसते हुए कहता है, हम बहुत लकी हैं कि टॉम का जुड़वा भाई मिल गया, नहीं तो अवतार बनाने में लगे सारे पैसे डूब जाते। ये प्रोग्राम बहुत महंगा है ग्रेस। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि नावी और इंसानों के बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा है। नावी लोग माइनिंग नहीं होने दे रहे। पार्कर चाहता है कि ग्रेस नावी से बात करके कोई रास्ता निकाले ताकि माइनिंग चलती रहे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक पहली बार अपना दिमाग अवतार बॉडी में डालता है और जैसे ही वो अवतार बनता है उसके पैर चलने लगते हैं। कई साल बाद जैक अपने पैरों पे खड़ा होता है। वो इतना खुश होता है कि दौड़ने लगता है, बाहर भागता है, जमीन पे कूदता है, बस फ्रीडम का मजा लेता है। ग्रेस अपना अवतार लेकर उसके पीछे दौड़ती है, उसे रोकती है, उसे फल खिलाती है और कहती है, आराम से, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। रात होने पे अवतार बॉडी सो जाती है और जैसे ही अवतार सोता है जैक का दिमाग अपनी असली बॉडी में वापस आ जाता है। मतलब दिन में अवतार में घूमो और रात में अपनी असली बॉडी में आराम करो, यही रोज का काम है। अब कहानी में एक दिन कर्नल जैक को बुलाता है। वो कहता है, मैं पेंडोरा के सारे खतरे अच्छे से जानता हूँ। यह अवतार प्रोग्राम और नावी से बातचीत करके समझौता करना, ये सब बकवास है। नावी कभी माइनिंग के लिए जगह नहीं देंगे। फिर कर्नल जैक को एक सीक्रेट काम देता है। वो कहता है कि तुम ग्रेस की टीम में रहो, लेकिन मुझे रिपोर्ट भेजती रहना, नावी कितने हैं, उनकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, क्योंकि अगर कल को जंग हुई तो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हम जीत पाएंगे। बदले में कर्नल एक बड़ा वादा करता है, जब मैं धरती वापस जाऊंगा तो तुम्हारे लिए नए पैर लगवा दूंगा। बिल्कुल असली पैरों की तरफ वो काम करेंगे। जैक पैसे और नए पैरों के लालच में हाँ कह देता है। वो कर्नल के लिए जासूसी करने को तैयार हो जाता है। अब जैक ग्रेस की टीम के साथ जंगल में रिसर्च करने जाता है। यहाँ हमें पेंडोरा की असली खूबसूरती दिखती है। रंग बिरंगे पेड़ पौधे, अजीब अजीब जानवर, जैसे सब कुछ सपना हो। ग्रेस बताती है कि पहले वो नावी बच्चों को स्कूल में पढ़ाती थी। नावी उस पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन एक दिन कुछ गलत हुआ और सब खत्म हो गया। अब नावी इंसानों से दूर रहते हैं। जिसके बाद जैक अकेला जंगल में घूम रहा होता है, तभी एक बड़ा खतरनाक जानवर उस पे हमला करने आता है। जैक जोर से चिल्लाता है और सिपाही की तरह उसे डरा के भगा देता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है उससे भी बड़ा और डरावना जानवर खड़ा है। दरअसल छोटा जानवर तो उस बड़े जानवर को ही देख के भागा था। अब वो बड़ा जानवर यानी कि थानाटोर जैक पे टूट पड़ता है। जैक भागता है, गोलियां चलाता है, लेकिन जानवर नहीं रुकता। बहुत मुश्किल से जान बचाते हुए जैक एक ऊंची नदी में कूद जाता है। जानवर पानी में नहीं आता है और वहीं से वापस चला जाता है। जैक पानी में गिरता है और बह जाता है। रात हो जाती है। अब वो जंगल में अकेला और खोया हुआ होता है। चारों तरफ खतरे होते हैं। ऊपर ग्रेस उसे बहुत ढूंढती है, लेकिन जैक उसे कहीं नहीं दिखता। तभी जैक पे वाइपर वुल्व्स हमला कर देते हैं। वो उसे घेर लेते हैं। जैक मुश्किल से लड़ रहा होता है। अचानक वहां एक नावी लड़की आती है जिसका नाम होता है नेत्री, ओमेटिकाया कबीले की राजकुमारी और बहुत तेज हंटर। वो अपने तीरों से उन सारे जानवरों को मार गिराती है और जैक की जान बचा लेती है। नेत्री पहले तो जैक पे भी तीर तान लेती है, क्योंकि वो आसमानी इंसानों से बहुत नफरत करती है। लेकिन तभी ईवा के पवित्र बीज, जिन्हें अटोकिरीना या वुड स्प्राइट कहते हैं, सफेद जेलीफिश जैसे चमकते हुए बीज जैक के ऊपर आके बैठने लगते हैं। ये ईवा का सीधा संकेत होता है। ईवा नावी लोगों के लिए प्रकृति माँ या भगवान जैसी है, जो सब कुछ जोड़ती है और सही रास्ता दिखाती है। नेत्री ये देख के हैरान रह जाती है और रुक जाती है। वो समझ जाती है कि ईवा इस आसमानी इंसान को बचाना चाहती है। फिर नेत्री जैक को डांटती है। हमें पता चलता है कि नेत्री इंसानी भाषा बोल सकती है, क्योंकि पहले डॉक्टर ग्रेस अगस्टीन ने उसे और कुछ नावी बच्चों को ये सिखाया था।
वो गुस्से में कहती है कि तुम्हारी वजह से इन जानवरों को मुझे मारना पड़ा। तुम इंसान प्रकृति को न समझते हो और न ही देखते हो। जैक कहता है वो नावी कल्चर को सीखना और समझना चाहता है, लेकिन नेत्री उससे बेस पे वापस जाने को कहती है। तभी फिर से ढेर सारे पवित्र बीज जैक के ऊपर आके बैठ जाते हैं। नेत्री इसे ईवा का बिल्कुल साफ संदेश मानती है और अपना फैसला बदल लेती है। वो जैक को अपने साथ अपने कबीले ले जाती है। रास्ते में ओमेटिकाया कबीले के कई योद्धा आते हैं। वो जैक को देख के गुस्सा हो जाते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। हाथ बांध के वो लोग उसे होमेट्री की तरफ ले जाते हैं। होमेट्री पहुंचते ही हमें नेत्री के परिवार से मिलवाया जाता है। नेत्री के पापा एतुकान ओमेटिकाया कबीले के सरदार हैं, बहुत ही सख्त और सम्मानित लीडर। और नेत्री की माँ मोआत कबीले की शामन है, यानी कि धर्मगुरु, जो ईवा से बात करती है और लोगों को सही रास्ता दिखाती है। एतुकान अपनी बेटी से सख्ती से पूछता है, इस आसमानी इंसान को यहाँ क्यों लाई हो? ये लोग तो सिर्फ तबाही लाते हैं। नेत्री बताती है कि ईवा ने संकेत दिया, पवित्र बीज इस आसमानी इंसान पे आके बैठी थी, मतलब ईवा इसे चाहती है। फिर मुआत आगे बढ़ती है और जैक के हाथ को चेक करती है, उसमें से थोड़ा खून निकालती है और ईवा से प्रार्थना करती है। वो बताती है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इसमें पवित्र आत्मा है, ईवा ने इसे चुना है। इसके बाद एतुकान और मुआत फैसला करते हैं कि जैक को मौका दिया जाएगा। वो उसे नावी बनने की ट्रेनिंग देंगे। नावी कल्चर, भाषा, रीति रिवाज सब सिखाएंगे और ट्रेनिंग की जिम्मेदारी नेत्री को सौंप दी जाती है। जिसके बाद रात हो जाती है और जैक अवतार बॉडी में होमेट्री में सो जाता है। जैसे ही वो अवतार में सोता है, उसका दिमाग अपनी असल इंसानी बॉडी में वापस आ जाता है। वो हेल्स गेट बेस पे लिंक पॉड पे जागता है। ग्रेस और पूरी टीम उसे देख के बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि पेंडोरा के जंगल में रात भर अकेले जिंदा रहना तो लगभग नामुमकिन था। सब उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे बचे। जैक उन्हें बताता है कि नावी लोगों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन ईवा के संकेत की वजह से छोड़ दिया। अब वो लोग उसे ट्रेनिंग देंगे। ग्रेस तो खुशी से पागल हो जाती है कि आखिरकार सालों बाद नावी के इतने करीब पहुंचने का मौका मिला। फिर कर्नल माइल्स कॉरिच जैक को अकेले बुलाता है। वो उसे शाबाशी देता है और कहता है, गुड जॉब सोल्जर, तुम अंदर घुस गए। वहाँ पार्कर सेल्फ्रिज यानी कि आरडीए का बॉस भी होता है। पार्कर बताता है कि ओमेटिकाया कबीले का होमेट्री ठीक उसी जगह पे है जहाँ एनोक्टीनियम का सबसे बड़ा भंडार है। कबीले का इलाका लगभग 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पार्कर जैक को ऑर्डर देता है कि तुम किसी भी तरह नावी को कन्विंस करो कि वो होमेट्री छोड़कर कहीं और चले जाए। हम वहाँ माइनिंग शुरू करना चाहते हैं। अगर तुम 3 महीने में ये नहीं कर पाए तो हमें जबरदस्ती बुलडोजर और हथियार लेके जाना पड़ेगा और तब बहुत खून बहेगा। जैक मान तो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि शायद बातचीत से रास्ता निकल जाए। अब आगे जैक रोज अवतार बॉडी में होमेट्री जाना शुरू कर देता है। नेत्री उसकी टीचर बनती है और ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। नेत्री उसे सिखाती है कि जंगल में चुपके चुपके कैसे चला जाता है, पेड़ों पे तेजी से कैसे दौड़ा जाता है, नावी के हथियार धनुष बाण कैसे चलाया जाता है, शिकार कैसे किया जाता है और सबसे जरूरी प्रकृति को सम्मान कैसे दिया जाता है। जैक पूरी शिद्दत से सीखता है, क्योंकि वो कोई आधा अधूरा काम नहीं करता। वो बहुत जल्दी नावी की लगभग सारी स्किल्स और उनकी जीवन शैली को अपना लेता है। भाषा, रीति रिवाज, सब कुछ वो अब बिल्कुल नावी जैसा लगने लगता है। ट्रेनिंग के बीच में जैक को नावी और इंसानों के झगड़े की असली वजह पता चलती है। एक रात ग्रेस बहुत इमोशनल होकर जैक को बताती है कि उसका स्कूल क्यों बंद हुआ। ग्रेस की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो पुरानी बात याद करती है। कुछ साल पहले ग्रेस ने ओमेटिकाया कबीले में एक छोटा सा स्कूल खोला था। वो नावी बच्चों को इंसानी भाषा सिखाती थी और बच्चे ग्रेस को अपनी भाषा, संस्कृति, जंगल के राज और ईवा के बारे में बताते थे। नेटिरी और उसकी बहन सिल्वानिन भी उस स्कूल में पढ़ती थी। बच्चे ग्रेस से बहुत प्यार करते थे, उसे टीचर कहते थे और पूरा भरोसा करते थे। ग्रेस भी उन्हें अपनी फैमिली जैसी मानने लगी थी। लेकिन सिल्वानिन ने स्कूल आना बंद कर दिया था। वो आरडीए के पवित्र पेड़ काटने से बहुत गुस्सा थी। गुस्से में सिल्वानिन और कुछ बच्चों ने बुलडोजर पे हमला कर दिया था, उन्हें आग लगा दिया सिर्फ रोकने के लिए। कर्नल क्वारिच की सिक्योरिटी टीम बिना सोचे समझे ही उन पे गोलियां चलाने लगी। उन लोगों ने स्कूल के बाहर खड़े मासूम बच्चों पे भी फायरिंग की, जिससे सिल्वानिन और कई बच्चे मर गए। नेत्री ने अपनी बहन को मरते हुए देखा और ये उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। इसके बाद पूरा कबीला गुस्सा हो गया। ग्रेस रो रो के माफी मांगती रही, समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन नावी का भरोसा टूट चुका था।
तब से स्कूल हमेशा के लिए बंद हो गया। ग्रेस का भी उन लोगों से संपर्क टूट गया और तभी से नावी इंसानों से दूर रहते हैं और उन्हें आसमानी लोग बोल के नफरत करते हैं। ग्रेस आज भी उस हादसे का गम मनाती है और यही वजह है कि वो आरडीएस से इतनी नफरत करती है और नावी की साइड लेती है। अब आगे एक दिन नेतेरी जैक से कहती है, अब तुम सच में नावी बनने के लिए तैयार हो। आगे तुम्हें अपना इकरान चुनना होगा। दोस्तों, नावी योद्धा बनने के लिए हर व्यक्ति को अपना इकरान यानी कि माउंटेन बंशी, बड़े उड़ने वाले ड्रैगन पक्षी को चुनना पड़ता है। और ये नियम है कि एक नावी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही इकरान चुन सकता है और ये बॉन्ड हमेशा के लिए होता है। जैक उन युवा नावी योद्धाओं के साथ शामिल हो जाता है जिनकी बेसिक ट्रेनिंग पूरी हो चुकी होती है। सब साथ में एक बहुत ही लंबा और खतरनाक सफर शुरू करते हैं। वो टायर हॉर्स में सवार होकर जाते हैं हालेलुया माउंटेन्स तक। हालेलुया माउंटेन्स उड़ते हुए विशाल पहाड़ होते हैं जो बादलों से भी ऊपर तैरते हैं। रास्ता बहुत ही मुश्किल होता है, झरने, घने जंगल, खतरनाक जानवर और आखिरकार सब इकरान के घोंसले वाली जगह में पहुंच जाते हैं। एक ऊंची चट्टान जहां सैकड़ों इकरान उड़ रहे होते हैं। मितेरी जैक को समझाती है, तुम्हारा इकरान तुम्हें खुद चुनना होगा। वो तुम पे हमला करेगा और अगर तुमने उसे काबू कर लिया तो तासेहिलू हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड बन जाएगा। सबसे पहले जैक को भेजा जाता है। वो अकेले जाता है और एक लाल काला इकरान उस पे झपट्टा मारता है। जैक बड़ी मुश्किल से लड़ता है लेकिन आखिरकार उसे पकड़ ही लेता है और अपनी क्यू से बॉन्ड बना लेता है। पहली उड़ान में जैक को बहुत दिक्कत होती है। इकरान उसे गिराने की कोशिश करता है लेकिन जैक सीख जाता है और कंट्रोल कर लेता है। फिर जैक और नितिरी अपने अपने इकरान पे आसमान में लंबी लंबी उड़ानें भरने लगते हैं। हालेलुया माउंटेन्स के ऊपर से उड़ना, झरनों के पास से गुजरना और ये सारे सीन बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्माए गए हैं। दोस्तों, एक दिन दोनों ऊंची उड़ान पे होते हैं और तभी आसमान से एक बहुत बड़ा और डरावना इकरान आता है। ये छोटे इकरानों का शिकारी होता है। वो जैक के इकरान पे हमला कर देता है। दोनों को जान बचा के वहां से भागना पड़ता है। वो लोग बहुत ही मुश्किल से बचते हैं। रात को नेतिरी जैक को बताती है, जिसे तुमने देखा उसे टोरुक कहते हैं। नावी इतिहास में सिर्फ 5 लोग ही इसे बस में कर पाए हैं। ये सबसे शक्तिशाली होते हैं। मेरे दादा के दादा ने इसे बस में किया था। उस वक्त सारे कबीले मुश्किल में थे लेकिन टोरुक मक्तू यानी कि टोरुक का राइडर बनते ही सब कबीले एक हो गए। जैक अपनी सारी परीक्षाएं पूरी कर लेता है। इकरान को काबू करना, शिकार करना, लड़ाई करना सब सीख जाता है। अब कबीला उसे पूरे रीति रिवाज के साथ अपना मेंबर बना लेता है। जिसके बाद नतीरी उसे सबसे पवित्र जगह ले जाती है जहां नावी अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं। नतीरी जैक को बताती है, हम यहाँ प्रार्थना करते हैं, अपने क्यू को पेड़ के जड़ों से जोड़ लो। जैक ऐसा ही करता है और सच में उसे पूर्वजों की आवाजें सुनाई देती है। शांति और कनेक्शन का एहसास होता है। फिर नितेरी मुस्कुराते हुए कहती है, अब तुम कबीले के मेंबर हो। तुम किसी भी लड़की को अपना साथी चुन सकते हो। जैक कहता है, मैं तो पहले ही चुन चुका हूँ, बस अब उसे भी मुझे चुनना होगा। नेतेरी शर्माते हुए मुस्कुराती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब नेत्री की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि होमेट्री के चारों तरफ आरडीए की बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है। बुलडोजर्स और कटर मशीनें पवित्र पेड़ों को तोड़ रही है। नेत्री घबराकर जैक को जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन जैक की अवतार बॉडी अभी सोई हुई होती है। दरअसल दोस्तों 3 महीने अब पूरे हो चुके थे। जैक अपनी इंसानी बॉडी में हेल्स गेट बेस पे जागता है। वो फटाफट मशीन के अंदर जाता है ताकि अवतार में जल्दी जाग जाए। अवतार जागते ही वो चारों तरफ तबाही ही तबाही देखता है। जिसके बाद जैक होमेट्री की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर वो एक बुलडोजर पे चढ़ जाता है और उसके कैमरे तोड़ देता है ताकि आरडीओ को पता न चले कि क्या हो रहा है। लेकिन सिक्योरिटी वाले उसे देख लेते हैं और गोलियां चला देते हैं। जैक को जान बचा के भागना पड़ता है। उधर बेस में कर्नल क्वारिश फुटेज देख लेता है जिसमें जैक कैमरा तोड़ रहा होता है। कर्नल को बहुत गुस्सा आता है। वो समझ जाता है कि जैक ने साइड बदल ली है। इसी बीच में जैक और ग्रेस होमेट्री पहुंचते हैं। वो नावी को चेतावनी देने की कोशिश करते हैं कि आरडीए बहुत जल्द बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही कर्नल अपने सैनिकों के साथ आ धमकता है। वो सीधे लिंक रूम में आता है और जैक और ग्रेस के स्लीपिंग चैम्बर्स का कनेक्शन काट देता है। अचानक जैक और ग्रेस की अवतार बॉडी बेहोश होकर गिर जाती है। वो वापस अपनी इंसानी बॉडी में जाग जाते हैं। कर्नल उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। जैक और ग्रेस पार्कर और कर्नल से बहुत मिन्नत करते हैं। वो कहते हैं कि उनका घर मत तबाह करो। पेंडोरा का हर पेड़, हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये पूरा प्लेनेट एक जिंदा न्यूरल नेटवर्क है
हॉमेट्री में हजारों नावी रहते हैं, बच्चे, परिवार सब है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, उनका घर है। ग्रेस चिल्ला के कहती है कि तुम लोग अंधे हो गए हो, तुम्हें सिर्फ पैसा दिखता है, जीवन नहीं। पार्कर थोड़ा रुकता है। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ। इस 1 घंटे में नावी को वहां से हटने के लिए मना लो, वरना हम जबरदस्ती करेंगे। जैक और ग्रेस फटाफट वापस लिंक चैम्बर्स में जाते हैं, अवतार बॉडी में लौटते हैं। हॉमेट्री पहुंच के वो नावी को समझाते हैं, बहुत जल्द इंसानी आर्मी आएगी, उनके हथियारों से तुम नहीं लड़ पाओगे। मुझे इसी मिशन के लिए भेजा गया था कि मैं तुम्हें मनाऊं और यहाँ से बाहर निकालूं। ये सुनते ही नेतेरी को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो जैक से पूछती है, क्या तुम्हें पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है? जैक सिर झुका के कहता है, हाँ, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। अब मैं सच में नावी हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ नेतेरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेतेरी को बहुत गुस्सा और दुख होता है। वो रोते हुए कहती है, तुम कभी असली नावी नहीं बन सकते, तुम हमेशा ही आसमानी इंसान रहोगे। कबीले वाले जैक और ग्रेस को ट्रेटर मान के बंदी बना लेते हैं। कबीले का चीफ एतुकान ऐलान करता है कि हम लड़ेंगे, अपना घर नहीं छोड़ेंगे। कर्नल क्वारिश अपनी पूरी फौज लेके हॉमेट्री पहुंच जाता है। बड़े बड़े गनशिप, हेलीकॉप्टर, एएमपी सूट्स, सैनिक सब तैयार होते हैं। वो देखता है कि जैक और ग्रेस को नावी ने बंदी बना रखा है। कर्नल को लगता है अब बातचीत से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो बिना देर किए हमला करने का ऑर्डर दे देता है। फिर शुरू होता है भयानक मंजर, मिसाइलें, बॉम्ब्स, आग की बारिश। हॉमेट्री पर एक के बाद एक धमाके। पूरा विशाल पेड़ आग में घिर जाता है। सैकड़ों नावी मारे जाते हैं। बच्चे, बूढ़े, योद्धा, चारों तरफ चीखें, धुआं और तबाही होती है। नितेरी की माँ मुआत जैक के पास आती है। वो चाकू हाथ में लेके कहती है, अगर तुम हम में से एक हो तो हमारी मदद करो। जैक तुरंत रस्सियां काटता है और लड़ने लगता है, लेकिन होमेट्री बच नहीं पाता। वो विशाल पेड़ धीरे धीरे गिरने लगता है। सबको जान बचा के वहां से भागना पड़ता है। इस हमले में नेत्री के पापा एतुकान यानी कि कबीले के चीफ मारे जाते हैं। उधर बेस पे कर्नल जैक और ग्रेस के लिंक चैम्बर्स को फिर से बंद कर देता है। दोनों अवतार में बाहर आ जाते हैं। ग्रेस चीखती है, चिल्लाती है, तुम खूनी हो, तुमने मासूमों को मार डाला। जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन उस फौज में एक पायलट भी होती है जिसका नाम होता है ट्रूडी चकान। ट्रूडी को लगता है कि नावी के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। वो चालाकी से जैक, ग्रेस और उसके एक साथी को बड़े फाइटर शिप में बिठा के भागने की कोशिश करती है। कर्नल ये देख लेता है और उनपे गोलियां चलवाता है। इसी गोलीबारी में ग्रेस को गोली लग जाती है। वो बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो जाती है। ट्रूडी किसी तरह उन्हें बचा के जंगल में एक सुरक्षित जगह पे ले जाती है और वहां मोबाइल लिंक चैम्बर्स सेट कर देती है। जैक अवतार में जागता है। चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही, जले हुए पेड़, लाशें, रोते हुए नावी। जैक मन ही मन कहता है, उन्हें मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे पहले अपनी वफादारी साबित करनी होगी। तभी उसका इकरान वहां आ जाता है। जैक उस पे सवार होकर उड़ता है। आसमान में उड़ते हुए टोरुक, सबसे बड़ा खतरनाक पक्षी को वो देखता है। जैक बिना डरे अपने इकरान से छलांग मारता है और टोरुक पे सवार हो जाता है। उससे बॉन्ड बना लेता है। अब वो टोरुक मख्त बन जाता है। इधर बचे हुए नावी ट्री ऑफ सोल्स यानी कि सबसे पवित्र जगह पे इकट्ठे होके ईवा से प्रार्थना कर रहे होते हैं। अचानक वो टोरुक को अपनी तरफ आते देख के डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये हमला करने आ रहा है, लेकिन जब वो करीब से देखते हैं तो टोरुक पे जैक सवार होता है। सब हैरान रह जाते हैं। नावी इतिहास में सिर्फ 5 लोगों ने ही टोरुक को अपने बस में किया था, और जितनी बार भी टोरुक मख्तो आया था, हर कबीले एकजुट हो गए थे। नेत्री को फिर से जैक पे पूरा यकीन हो जाता है। वो मुस्कुराती है और कहती है, तुम वापस आ गए। जैक सबसे पहले ईवा से मदद मांगता है ग्रेस को बचाने के लिए, जिसके बाद ग्रेस की इंसानी बॉडी या अवतार बॉडी दोनों को ट्री ऑफ सोल्स पे लाया जाता है। मोवात और पूरा कबीला प्रार्थना करता है कि ग्रेस का माइंड परमानेंटली अवतार में ट्रांसफर हो जाए, लेकिन ग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो नेत्री और जैक से आखिरी बात करती है, मुस्कुराती है और कहती है कि मैं ईवा को देख रही हूँ। फिर वो मर जाती है। उसकी आत्मा ईवा में समा जाती। ग्रेस की मौत से जैक पूरी तरह टूट जाता है। वो दुख और गुस्से में ट्री ऑफ सोल्स पे खड़े होकर ऐलान करता है, हम ये जगह कभी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी जमीन है, हमारा घर है, चाहे कुछ भी हो जाए हम लड़ेंगे। फिर वो सारे नावी कबीले को मैसेज भेजता है कि टोरुक मख्तो ने तुम्हें बुलाया है। जैक खुद टोरुक पे सवार होकर पेंडोरा के अलग अलग कबीले से मिलता है। हजारों नावी योद्धा उसका साथ देने के लिए जुड़ जाते हैं। वो कहता है, अगर हम अब नहीं लड़े तो इंसान पूरी नावी सभ्यता को मिटा देंगे। फिर जैक ट्री ऑफ सोल्स पे ईवा से प्रार्थना करता है। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि हम अकेले इंसानों को नहीं हरा सकते हैं,
लेकिन आप हर जीव, हर जानवर, हर पेड़ में बसती हो, कृपा करके हमारी मदद कीजिए। जिसके बाद फाइनल बैटल शुरू हो जाता है। आरडीए की पूरी फौज ट्री ऑफ सोल्स को उड़ाने के लिए आगे बढ़ती है। बड़ा बॉम्बर शिप, दर्जनों गनशिप, हेलीकॉप्टर्स, एएमपी सूट्स और ढेर सारे सैनिक। इधर नावी भी तैयार होते हैं। हजारों योद्धा अपने इक्रान पे सवार होकर आसमान से हमला करते हैं। जमीन पे डायर हॉर्स और योद्धा तीर कमान लेके टूट पड़ते हैं। जैक टोरुक पे बैठ के सबसे आगे निकलता है। वो अकेला ही कई हेलीकॉप्टर और शिप्स को तबाह कर देता है। शुरू में नावी बढ़त लेते हैं, लेकिन इंसानों के पास मशीन गन, मिसाइलें, बॉम्ब्स हैं। नावी धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। बहुत सारे नावी शहीद हो जाते हैं। नेत्री का इकरान भी मारा जाता है। वो जमीन पे गिर जाती है। अब यहाँ पे नेत्री दुश्मनों से घिर जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और लड़ने का फैसला करती है। लेकिन ठीक उसी पल रडार में कुछ अजीब दिखता है। कोई बहुत बड़ी चीज तेजी से आ रही होती है। कोई समझ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि पेंडोरा खुद जाग उठा है। ईवा ने जैक की प्रार्थना सुन ली है। जंगल के सारे बड़े बड़े जानवर, हैमरहेड, टाइटनोथॉर, थैनाटोर, वाइपर वुल्फ्स, सब मिलके आरडीए पे टूट पड़ते हैं। हजारों जानवर इंसानी फौज को रौंद देते हैं। इकरान हेलीकॉप्टर को गिराते हैं और पूरी जंग पलट जाती है। लेकिन कर्नल हार नहीं मानता। उसका बड़ा शिप क्रैश हो जाता है, लेकिन वो एएमपी सूट यानी कि बड़ी रोबोटिक मशीन में बच के निकल जाता है और ठीक उसी जगह गिरता है जहां जैक की इंसानी बॉडी वाला कंटेनर रखा था। नेत्री सबसे खतरनाक जानवर थैनेटोर, वही जानवर जिसने शुरू में जैक पे हमला किया था, उसको काबू करके कर्नल से लड़ने के लिए दौड़ती है। लेकिन कर्नल का सूट बहुत एडवांस होता है। वो थैनेटोर को मार देता है और नेत्री को भी मारने ही वाला होता है। तभी जैक टोरुक से कूद के आता है और दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। जिसके बाद कर्नल जैक को ताना मारता है, तुमने अपने ही लोगों को धोखा दिया। तुम कहीं भूल तो नहीं गए जैक कि तुम इंसान हो? कर्नल जैक की इंसानी बॉडी वाला चैम्बर देख लेता है और उसे तोड़ने लगता है। जैक की इंसानी बॉडी में ऑक्सीजन खत्म हो रही होती है। जैक कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन नितेरी 2 तीर चला के कर्नल की छाती को भेद देती है और कर्नल मर जाता है। उधर जैक की इंसानी बॉडी बेहोश हो जाती है। नितेरी दौड़ के आती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो अपने जैक को पहचान लेती है और पास में पड़ा ऑक्सीजन मास्क देख के वो उसके जैक के मुंह में लगा देती है। जैक की सांस वापस आ जाती है और वो होश में आ जाता है। जिसके बाद दोस्तों जंग खत्म हो जाती है। इंसान पूरी तरह हार जाते हैं। नावी उन्हें वापस धरती भेज रहे होते हैं। सिर्फ कुछ अच्छे इंसान को रहने देते हैं जिन्होंने नावी का साथ दिया था। आखिरी सीन में ट्री ऑफ सोल्स में एक बड़ा रिचुअल होता है। जैक की इंसानी बॉडी और अवतार बॉडी को दोनों को पेड़ की जड़ों से जोड़ा जाता है। ईवा की मदद से जैक का पूरा दिमाग और आत्मा हमेशा के लिए अवतार बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। जैक की आंखें खुलती है और अब वो पूरी तरह से नाभी बन चुका होता है। ओमैटिक आया कबीले का नया सरदार। नेत्री उसके साथ मुस्कुराती है और इसी के साथ दोस्तों अवतार की एपिक कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों पेंडोरा पे हर जीव, हर पेड़, हर जानवर सब एक दूसरे से और प्रकृति से गहराई से जुड़े हुए हैं। वही इंसान उन्नत तकनीक और सभ्यता के नाम पे लालच में अंधे होकर प्रकृति को तबाह कर रहे हैं, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। लेकिन नावी सिर्फ उतना ही लेते हैं जितनी जरूरत है और इसी तरह प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखते हैं। यही संतुलन को बचाने के लिए वो लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। जेम्स कैमरून इस फिल्म के जरिए हमें आईना दिखाते हैं कि असल दुनिया में ताकतवर लोग पैसे और पावर के लिए कमजोर समुदाय को कुचल देते हैं। चाहे अमेरिका में नेटिव अमेरिकन के साथ हुआ अत्याचार हो या भारत में खदानों के लिए आदिवासियों का विस्थापन। हम खुद को सभ्य कहते हैं, लेकिन कई बार तो लुटेरे बन जाते हैं। तो दोस्तों आप भी जैक सली बनिए। समझिए कि असली ताकत बाहर की तकनीक में नहीं है, बल्कि दिल और आत्मा में है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगली ऑस्कर विनिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए प्रकृति से जुड़े रहिए, सबको सम्मान दीजिए और संतुलन बनाए रखिए।